गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का हमारा क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट होगा हमारा उपकरण का चित्र, दूसरा होगा विधि का वर्णन, तीसरा होगा हमारा रासायनिक समीकरण और चौथा हमारा टॉपिक होगा यह विधि जो डाई एथिल एथिल निर्माण की जो विधि है, यह अविरल इथरीकरण की विधि है कि नहीं है, तो क्यों। मतलब यह इथरीकरण की विधि है कि नहीं है, अगर है भी तो यह क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, उपकरण का चित्र। क्या रहेगा, उपकरण का चित्र। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली अपने नोट्स पर, क्योंकि अगर हम इस पेज पर अगर हम डायग्राम को बनाएंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। वैसे हमें डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम हमारे पास बना बनाया रखा हुआ है तो उसे बनाने की क्या जरूरत है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं अपने डायग्राम की ओर। तो ये रहा हमारा क्या डायग्राम। चलिए, तो ऊपर पहले आप लोग थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा आप लोग ऊपर देख लीजिएगा। ऊपर क्या है, एथिल अल्कोहल को डालने के लिए हमने क्या बनाया, थिसिल थिसिल फनल। क्या है, ये था थिसिल फनल है ना। तो ऊपर ये जो दिख रहा है आप लोग को फनल किराए में बना लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं नीचे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिख सके। तो नीचे क्या बर्नर बना हुआ, क्या बना हुआ है, सिर्फ बर्नर बना हुआ है। तो ये रहा, है ना। अब इस डायग्राम के पर क्या मेरे पास बोलो, ये रहा हमारा डायग्राम। क्या रहा, ये हमारा रहा डायग्राम, है ना। तो ये जो लगा हुआ, ये क्या है हमारा थर्मामीटर। क्या है, ये हमारा क्या थर्मामीटर है। और ये फनल के साथ जुड़ा हुआ क्या होता है, कीप नली होती है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा संघनित्र। क्या है, ये हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा संघनित्र है, जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। और पानी के अंदर से हमारी एक परख नली की पाइप गई हुई है, जो क्या कहती है, ठंडा करती है। जो डाई एथिल ईथर के निर्माण का भाप बनता है, उस भाप को ठंडा करती है और उसे क्या करती है, उसे तरल पदार्थ के रूप में यहाँ ग्राही बर्तन में एकत्रित करती है। तो ये गोल पेने का जो बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ग्राही बर्तन है। ये संघनित्र है ना। ये ठंडा जल यहाँ से डालते हैं और यहाँ से गर्म जल निकाल लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ से गर्म डाई एथिल ईथर की भाप निकलेगी तो हमारा जो ठंडा पानी होगा वो भी गर्म होगा। तो गर्म पानी को निकालते रहते हैं यहाँ से और यहाँ से ठंडा पानी डालते रहते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा बालू उष्मक है। ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, हमारा बालू उष्मक। और ये क्या है, ये हमारा गोल पेनी का फ्लास्क। ये गोल पेनी का फ्लास्क है, जिसके अंदर एथिल एल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का विलयन भरा हुआ है हमारे यहाँ पर, है ना। चलिए, समझ गया पूरी तरह से। ऊपर तो मैंने बता ही दिया है, एथिल एल्कोहल डालने के लिए हम क्या होते हैं, थिसिल फनल होता है। और ये जो है, ये हमारा थर्मामीटर। क्या है, ये हमारा थर्मामीटर है। तो आप लोग नीचे का डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, अब थोड़ा सा ऊपर की ओर पुनः लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये रहा हमारा फनल। तो ये क्या है, आप लोग ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है, थर्मामीटर रहा, ये थर्मामीटर। और ये हमारा क्या है, थिसिल फनल, जहाँ से हम एथिल एल्कोहल करते हैं, डालते हैं। जहाँ से हम एथिल एल्कोहल क्या करते हैं, इस थिसिल फनल की सहायता से अंदर गोल पेनी में डालते हैं। कोई दिक्कत पैरोचो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। कि हमने डायग्राम में क्या क्या यूज किया है। अब क्या होता है, इसके बात करते हैं वर्णन की। किसकी, अब बात करते हैं इसके वर्णन की। तो वर्णन क्या क्या होगा मेरे प्यारे स्कूलों की, क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर निर्माण की, क्या, डाई एथिल ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि में। ऐसा वो किस में लिखेंगे, वर्णन। हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्णन। और वर्णन में लिखेंगे डाई एथिल ईथर निर्माण, डाई एथिल ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि में क्या लेते हैं, एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं। एक गोल पेनी क्या लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसके अंदर एथिल एल्कोहल, जिसके अंदर एथिल एल्कोहल 100 ml लेते हैं। जिसके अंदर एथिल एल्कोहल कितना लेते हैं, 100 ml से एथिल एल्कोहल लेते हैं। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 50 ml, 50 ml क्या लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं।
और फ्लास्क को बालू ऊष्मक में रखते हैं, और फ्लास्क को बालू ऊष्मक में रखते हैं, और इसे बर्नर की सहायता से बर्नर की सहायता से 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ये थर्मामीटर लगा हुआ है इसीलिए पहले से, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कितना डिग्री तापमान इसका बढ़ चुका है। तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसे गर्म करते हैं, है ना, गर्म करते हैं। तो डाई एथिल ईथर की क्या बनती है, वाष्प बनती है। क्या बनती है, वाष्प बनती है, जो संघनित्र से होकर गुजरती है, और बर्फ में रखे ग्राही बर्तन में एकत्रित होती रहती है, जिससे हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है, या शुद्ध हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, है ना, कि डाई एथिल ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर 100 ml एथिल अल्कोहल लेते हैं, और 50 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं, और गोल पेंदी के फ्लास्क को बालू ऊष्मक में रखते हैं, और बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, और इसे तब तक गर्म करते हैं जब तक कि इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं, तो डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है, जो संघनित्र से होकर गुजरती है, और बर्फ में रखे ग्राही बर्तन में एकत्रित हो जाती है, जिससे हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्रश्न ये रहा हमारा क्या वर्णन, क्या रहा, ये रहा हमारा वर्णन। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। अब इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, तो हमने एथिल अल्कोहल लिया है, क्या लिया है, एथिल अल्कोहल लिया हुआ है, और क्या लिया है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसको गर्म करते हैं, मतलब एक साथ गर्म करते हैं, तो कैसे हमें ये प्राप्त होता है, इसको हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे। किसी के, हम इसको समझेंगे अपने समीकरण के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं पहले इसके वर्णन की ओर। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना लिए, और लेके चलते हैं आप लोग को वर्णन में। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसका वर्णन भी कर लीजिएगा, है ना। फिर इसको कैसे एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, इसको मैं आप लोग को समीकरण के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं इसके वर्णन की ओर। तो ये रहा मेरे पैरसगुलो वर्णन, क्या रहा, ये रहा हमारा वर्णन, है ना। तो वर्णन क्या मैंने ऐसा ही बताया हुआ है, आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिएगा कि डाई एथिल ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, जिसके अंदर एथिल अल्कोहल 100 ml और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल 50 ml लेकर फ्लास्क को बालू ऊष्मक में रखते हैं, और बर्नर की सहायता से 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। तो डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है, जो संघनित्र से होकर गुजरती है, और बर्फ में रखे ग्राही बर्तन में एकत्रित होती रहती है, जिससे हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, है ना, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से साफ साफ दिखाई देने लगेगा। चलिए अब चौथा पॉइंट क्या है मेरे, सॉरी हाँ तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट है कौन सा आएगा, तीसरा, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा कौन सा, उपकरण का चित्र, दूसरा वर्णन, तीसरा हमारा क्या है, समीकरण। तो अब समझते हैं हम समीकरण किसको, अब समझते हैं हम समीकरण को। तो चलिए हम बात करते हैं समीकरण। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, समीकरण, है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो को रोक के वर्णन को लिख लिया है तो अब समझिए आप लोग समीकरण को किसको। चलिए परसगुलो हमारा वर्णन हो चुका है, अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट समीकरण। कहते हैं तीसरा पॉइंट समीकरण। अब इसके बाद करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, समीकरण। समीकरण, चलिए अब समीकरण में करते हैं। तो समीकरण किसका होगा मेरे परसगुलो, हमने, है ना, क्या लिया हुआ था, हमने एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, दो ही चीज तो लिए हुए थे, है ना। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, मतलब कि C2H5 बॉन्ड OH की क्रिया, ये हो गई एथिल अल्कोहल, है ना, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। क्रिया कैसे होगी, जब हम बर्नर की सहायता से इसे गर्म करेंगे। तो मेरे पैरसगुलो जब हम गर्म करते हैं कोई भी चीज़ तो वह धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे गर्म होती है।
है ना। तो हमें करना था 140 डिग्री सेल्सियस, कितना 140। तो अभी जब धीरे धीरे वह गर्म होता है तो मान लेते हैं कि ये कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक क्या हुआ गर्म हुआ, है ना। तो क्या बन जाता है ये C2H5, C2H5 और ये वाला हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन क्या बाहर निकल जाता है, क्या इसका हाइड्रोजन एक बाहर निकल जाता है, तो बचता है एक हाइड्रोजन HSO4, क्या बचता है, तो बॉन्ड HSO4 और इसका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसका और ये वाला ऑक्सीजन क्या अवशेष के रूप में क्या होता है बाहर निकल जाता है, क्या होता है अवशेष के रूप में बाहर निकल जाता है। तो H2O ये होता है अवशेष के रूप में बाहर निकल जाता है, क्या होता है अवशेष के रूप में हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो बनता है C2H5 बॉन्ड HSO4, ये जो बनता है मेरे प्यारे स्कूलों, ये होता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यही होता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब मेरे प्यारे स्कूलों, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः क्रिया करेगा किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, मतलब C2H5 बॉन्ड HSO4 प्लस एथिल अल्कोहल C2H5 बॉन्ड OH। अभी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म हो पाया था, है ना। अब यह गर्म होते 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 मान लेते हैं कि यह 140 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसका क्या हुआ गर्म हो गया, क्या हो गया यह गर्म हो गया, है ना। तो यह गर्म होता है तो यह पुनः क्या होता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म होता है, क्या होता है गर्म होता है। तो यह निर्माण कर लेता है C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 प्लस प्लस थोड़ा सा एक मिनट, है ना, प्लस H2SO4 का निर्माण कर लेता है मेरे प्यारे, है ना। ये क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करा, है ना। अब क्रिया तो कर लिया मेरे प्यारे, चलिए अभी एथिल अल्कोहल और सान सल्फ्यूरिक अम्ल कितना 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया था, तो किसका निर्माण किया था, ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण किया। और बनने वाला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः हमारा इथेन के साथ किसका पूरा एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है। तो अब किसका निर्माण करता है, एथिल अर्थो ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, है ना, निर्माण किया, लेकिन ये रियल नहीं है ना। अब रियल क्या है कि इसमें से जो 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया, तो अब जो बन के आएगा, तो कैसे बन के आएगा मेरे प्यारे उसको देखते हैं। वैसे ये जो बना हुआ है हमारा C2H5O, यही तो वैसे क्या है, ये हमारा कहलाता है वैसे शुद्ध डाई एथिल ईथर, शुद्ध डाई एथिल ईथर तो है यही, लेकिन कैसे, तो हम देख रहे हैं प्यारे लोग। तो ये वाला जो हमारा क्या है सान सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वाला सान सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वाला सान सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये वाला और ये वाला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है कट जाता है, क्या होता है हमारा कट जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बचता है, कहाँ पर ये जो हमारा बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है हमारा C2H5 बॉन्ड OH, वही बचा हमारा क्या है एथिल अल्कोहल प्लस C2H5 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH, ये भी क्या हो गया हमारा बचा एथिल अल्कोहल C2H5 बॉन्ड OH, है ना। ये क्या हो गया दो बन गए हमारे एथिल अल्कोहल, क्या बन गया दो एथिल अल्कोहल हो गया। अब ये रहा 140 डिग्री सेल्सियस तापमान, 140 डिग्री सेल्सियस तापमान, और ये रहा हमारा सान सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यह क्रिया कर लेता है तो यह निर्माण कर लेता है हमारा C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, है ना। और ये जो लास्ट बन के आया ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या होता है अपशिष्ट के रूप में हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा बन के प्राप्त होता है, ये जो हमारा बन के प्राप्त होता है, यही होता है हमारा क्या डाई एथिल ईथर, ईथर,
समझ गए प्यारे रसगुल्लो। तो ये रहा हमारा समीकरण, ये समीकरण हमने प्रूफ कर लिया है। क्या ये समीकरण हमने प्रूफ कर लिया है। अब बात करते हैं यह अविरल इथरीकरण की विधि है कि नहीं। क्या यह अविरल इथरीकरण की विधि है कि नहीं। तो कौन सा पॉइंट होगा ये हमारा, है ना, चौथा पॉइंट। कौन सा चौथा पॉइंट होगा, कौन सा चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट क्या है हमारा, यह अविरल इथरीकरण की विधि है कि नहीं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो कैसे बात करते हैं, तो जब डाई एथिल ईथर मतलब कि C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर है। जब डाई एथिल ईथर का निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल ये जो है प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल C2H5 बॉन्ड OH, ये तीन है हमारे पास, है ना। तो जब डाई एथिल इथर का निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के साथ, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को एक साथ मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बाद में अलग हो जाता है। क्या होता है, यह बाद में क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है ना। जब सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को एक साथ क्रिया करते हैं तो क्रिया होने के बाद जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या होता है, वह अलग हो जाता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अविरल इथरीकरण की विधि है। भाई ये अलग हो गया, अपना क्रिया करा और क्या हुआ, अलग हो गया, साइड हो गया। तो यह क्या होगा, इथरीकरण की विधि है, इथरीकरण की विधि है। अभी तो है लेकिन ऐसा नहीं भी होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे, है ना, इसको भी प्रूफ करेंगे कि ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा नहीं भी होता। अभी क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो क्या निर्माण कर लेता है, शुद्ध डाई एथिल ईथर का निर्माण करके, और यह साइड में हो जाता है, एथिल अल्कोहल साइड में हो जाता है, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल साइड में हो जाता है। तो यह अविरल इथरीकरण की विधि है। अब क्या होता है मेरे रसगुल्लो, कि जब डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है, जब डाई एथिल ईथर का निर्माण क्या होता है, हो जाता है ना, हो जाता है तो अब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। मतलब डाई एथिल ईथर का निर्माण होने के बाद भी इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, लेकिन मिलने वाला जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, वह तनु होता है। क्या होता है, वह तनु होता है। अब मिलने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, वह तनु होता है। तो अतः 2 से 4 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल मिलानी पड़ती है ना। 2 से 4 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलानी पड़ती है। तो यह क्या होता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अविरल इथरीकरण की विधि नहीं है। अगर इसमें 2-4 बूंद नहीं मिलाते तो यह अविरीकरण की विधि थी, लेकिन इसमें क्या होता है, 2-4 बूंद ही मिलानी पड़ती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अविरल इथरीकरण की विधि नहीं है, यह अविरल इथरीकरण की विधि नहीं है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः स्टार्टिंग से आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप लोग, ये रहा हमारा समीकरण। अगर आप लोगों ने समीकरण को नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक के समीकरण को प्रॉपर तरीके से पहले लिख लीजिए। चलिए लिख लिए हैं, चलिए अगर समीकरण को लिख लिए हैं तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यह अविरल इथरीकरण की विधि है कि नहीं। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसे भी लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग इतना लिख लीजिए जहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। आप लोग इस पॉइंट तक लिखिए, इससे स्पष्ट होता है। आप लोग वीडियो को यहाँ तक समझ लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग अपने वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना। चलिए इतना यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और ये रहा हमारे एक और लाइन छोटी सी, तो कि यह अविरल इथरीकरण की विधि नहीं है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लें
मैं मिलूंगा आप लोगों को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।